सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। मुल्क में मुआशी, सियासी, इंतखाबी और अखलाकी करप्शन का नासूर कौमी सलामती के लिए एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। बेइंतहा गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की जड़ हकीकत मौजूदा करप्ट सिस्टम है, जिसको ख़त्म करके करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने का वादा मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल अवाम से हर जल से जुलूस में किया था। माजी में मुल्क के मौजूदा हुक्मरान जो रोज आवाम को अरबों और खरबों की करप्शन की लाजवाल कहानियां सुनाते थे, आज अपने दौर इक़्तिदार में होने वाली अजब करप्शन की गजब दास्तानें सुनाने से कासिर नजर आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 180 ममालिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। 2020 पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 124वां था। 2020 में करप्शन पर स्पेशल इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था। 2021 में करप्शन पर इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 28 हो गया। और करप्शन इंडेक्स में स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। खयानत, बददियानती, बदउनवानी, ज़मीर फरोशी, धांधली, बेमानी, गरीब दही और इन सब के लिए हम अंग्रेजी का लफ्ज़ करप्शन इस्तेमाल करते हैं, जो फिल हकीकत हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, बल्कि मसाइल उम्मुल मसाइल बन चुका है। कौमी मसाइल का बहुत बड़ा हिस्सा नाजरीन आज भी बासर अफराद और गुरोहों की लूट खसूट की नज़र हो रहा है। सिर्फ माली मामलात में बदउनवानी ही नहीं करप्शन, बल्कि तालीम, मुलाजमतों और मुनासिब मेरिट का रास्ता रोकना और मंजूर नज़र अफराद को नवाजे जाना, जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए अहले क़यादत को आगे लाने के बजाय मसनूई तरीक़ों से मौसी क़यादत की राह हमवार करना, सरकारी इख्तियारात और वसाइल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इंतखाबात के मौके पर आवाम से नाकाबिल अमल वादे करके वोट लेना और फिर इन वादों को भूल जाना भी करप्शन कहलाती है। इसी पर हम बात करेंगे और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जैसे रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका जैसे साहिबा आपके वक्त का। और इमरान याकूब साहब में ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इमरान साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नासरा साहिबा, जब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी जो मुरतब जो की जाती है रिपोर्ट, किन महरक़ात को सामने रख के की जाती है, ख़ास तौर पे किस तरह पता लगाया जाता है कि किसी मुल्क में करप्शन बढ़ गई है और अब इसका नंबर ये होना चाहिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी आपने अभी तमहीद बांध दी है ना वो मुझे बुला के मुझसे मंसूब ना करें। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं जो कुछ आपने कहा है। अच्छा, ये आपका अपना जाती तासुर है। मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं है, आप कह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। ये रिपोर्ट जो है ये बर्लिन से तैयार होके आई है। ये 8 बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिनकी उन्होंने जो आदाद व शुमार हैं उनको इकट्ठा करके और उनके बुनियाद पे ये अपना एक बनाया है तासर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सही। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम उन 8 इदारों में शामिल नहीं हैं जिनके बुनियाद पे ये रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, जब किसी भी मुल्क में करप्शन बढ़ जाती है, ज़ाहिर नासर जावेद इकबाल साहबा, पहले भी हमने देखा कि ऐसे ही एक रिपोर्ट आई थी जो कि 2012 में आई थी, उसमें भी पाकिस्तान बहुत ऊपर चला गया था करप्शन के मामलात में। लेकिन आज अगर हम तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें तो ये तो करप्शन फ्री पाकिस्तान की बातें करते थे। इनके दौर में जिस तरीके से ग्राफ ऊपर जा रहा है करप्शन का, तो आप उसको किस तरह देखती हैं? ये तो देखिए, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है ना, ये उनका तासर है। और आपका ये कहना कि 2012 में पीपीपी की गवर्नमेंट थी उस वक़्त 174 ममालिक पे मुश्तमिल उन्होंने इंडेक्स बनाई थी। उसमें पाकिस्तान का नंबर था 139 जी, और आज 140 ममालिक पे 2021 में मुश्तमिल हैं
उस पे हमारा नंबर है 140। तो ये तकरीबन मैं समझती हूँ बराबर है, या थोड़ा सा बेहतर ही है, क्योंकि 180 ममालिक से 140 हमारे नीचे जो है ना वो 40 ममालिक है। और जब ये 2012 में बनाई गई थी उस वक़्त हम 140 नंबर पे थे तकरीबन, और हमारे से नीचे जो थे वो 34 ममालिक। सही। तो मतलब इसके मोहरिकात क्या होते हैं, आप कुछ हमें बता सकती हैं कि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि जी बदउनवानी है, हर सेक्टर में करप्शन है, हुकूमत ये कहती है कि जी अभी तो पूरी रिपोर्ट भी आना बाकी है, उसके बाद ही तय किया जाएगा। हमने तो वाकई करप्शन फ्री पाकिस्तान का ना सिर्फ नारा लगाया बल्कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हालात इसके बरक्स नज़र आते हैं। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर हमें हर इदारे में करप्शन नज़र आती है, बगैर पैसे लिए दिए यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता। बात यह है कि आप कौन से ज़ाविया निगाह से देख रहे हैं। आपका तासर कुछ है, मेरा तासर, अगर मेरा किसी इदारे से ताल्लुक़ है, मेरा तासर यकीनन कुछ और ही होगा। तो ये अपने अपने ज़ाती तासरात होते हैं जो आप अपने ज़ाविया निगाह से देखते हैं। और ये जो हिस्ट्रिक रिपोर्ट जिसकी आज हम आप जिक्र कर रहे हैं, ये तासरात जो हैं ये बर्लिन में बेस्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो दफ्तर है ये उनके तासरात है, और उन्होंने 8 यूरोपियन इदारों के जो आदाद शुमार हैं उनको इकट्ठा करके तो उस पर ये रिपोर्ट बेस की है। और ये जैसे आपने बताया यहाँ जो हालात हैं वो ये है कि आप उसको देखें कि ये आपका ज़ाविया निगाह कुछ है। अब जैसे मरी में जो कुछ हुआ उस दिन हादसा, अब मैं उसको किसी और ज़ाविया निगाह से देखूंगी। मैं मरी में जाने की आदी हूँ, और जहाँ पे लोगों की गैर मौजूदगी जो थी, जो वहाँ पे ज़िम्मेदार लोग थे उनकी वजह से, अब इसको हम बदअनवानी से तो लिंक मुश्किल ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की आलूदगी है, मैं देखती हूँ बेशुमार दफातर में अगर मेरा कोई काम हो, मैं फ़ोन करूँ, लोग दफ्तर में नहीं मौजूद होते। तो ये जो तासरात हम इससे जमा करते हैं ना, ये वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते। सही। अच्छा, क्या हमें करना चाहिए? वैसे एक आम सवाल जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में होता है, जैसे साहिबा, कि करप्शन ख़त्म करने के लिए या करप्शन से पाक करने के लिए क्या करना चाहिए, इक़दामात क्या होने चाहिए? अगर आप मेरा ज़ाती तासर पूछे तो मुझे ये गुज़रता है गुमान कि हम किसी को ऐसे ओहदे पे तैनात करते हैं इंतज़ामिया में ख़ास तौर पे कि उसकी हम कोई ज़िम्मेदारी डालते हैं, तो कोई वक्त लगता है हर जिम्मेदारी को समझने में और उसके ऊपर अमल करने में। यहाँ मैं देखती हूँ 15 दिन के बाद लोगों की तब्दीली हो जाती है, कभी महीने के बाद तब्दीली हो जाती है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो बहुत लाजिम और मलजूम है किसी की अच्छी कारकर्दगी के। अगर आप रोज़ रोज़ लोगों को बदलेंगे तो वो क्या समझेंगे कि हमारे पे किसी को कोई वो एतमाद नहीं है। तो ये अदम एतमाद का जो एक तासर होता है ना, ये परसेप्शन होती है। किसी को अदम एतमाद का परसेप्शन आप दें, उसका नतीजा अदम एतमाद ही होता है, फिर वो काम भी वैसा ही होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इदारे हैं हमारे रियासत के, यानी मुकन्नना है और इंतज़ामिया है और अदलिया है, इसमें हर वक्त तब्दीलियाँ तो नहीं लानी चाहिए। और अदलिया में तो होती नहीं, क्योंकि वहाँ फिक्स टेन्योर है। एक दफ़ा एक शख्स जज बन जाए और उसको वहाँ पे आप कंफर्म कर दें, तो जब तक वो रिटायर ना हो वो अपने ओहदे पे कायम है। और मुकन्नना में ये है कि जितनी देर के लिए आप इलेक्ट हैं आप कायम हैं। लेकिन ये जो इंतज़ामिया है ना, असल में तो अमल इन्होंने हर बात पे कर, यहाँ पे भी उनका जो टेन्योर है ना, अगर 4 साल के लिए किसी की पोस्टिंग हुई है तो उसको पूरे तो करने दें। सही बात। फिर आप देखें कि उसने क्या किया। तासर तो तभी हम ले सकते हैं जब उसको मौका दिया जाए अपना तासर दे। बस ये मैं थोड़ा सा मेरा ज़ाती ये तासर है। नहीं, सही है आपका पॉइंट आप दुरुस्त कह रही हैं। कोई भी जगह जहाँ शख्स को तैनात किया जाता है अपना टेन्योर पूरा करे, उसको मौका दिया जाए काम करने का, और उसके बाद उस पर तनकीद की जाए तो बात बनती भी है। इमरान याकूब साहब, जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया कि हम कैसे क्या जजमेंटल हो सकते हैं एक रिपोर्ट की बिना पर, और एक रिपोर्ट को लेके कि जी वाकई हमारे मुल्क में इतनी करप्शन बढ़ गई और हमारे इदारे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, इंतज़ामिया ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि मोहतरमा नासरा जावेद इकबाल साहब का एक ऐसा नाम है कि जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इन पर जितना एतमाद किया जाए उतना कम है।
लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं एक दो चीजें जरूर इनसे कुछ इख्तलाफ भी करूंगा और पूछना भी चाहूंगा। देखिए, इनका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की है, ये अहदेदार या उसके साथ जो मुंसलिक है, और वो जर्मन में बर्लिन में जो यूरोप की आर तंजीम है उनकी बिना पे वहां से ये रिपोर्ट जारी की गई है। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त इशू ये नहीं है कि ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की गई है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा जस्टिस साहिबा से कि क्या ये इस रिपोर्ट को क्रेडिबल समझती है या नहीं। क्या ये रिपोर्ट क्रेडिबल है या नहीं। अगर ये रिपोर्ट क्रेडिबल है फिर हमें इसको दूसरे नजर से देखना चाहिए, दूसरा नुक्ता नजर से देखना चाहिए। और अगर ये वैसे ही क्रेडिबल नहीं है तो फिर हमें इसे दूसरी निगाह से देखना चाहिए। सही। जहाँ तक इमरान खान साहब की हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की बात है, उसमें दो तीन चीजें इसलिए अहम हो जाती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो अपनी सियासत की ही इस बिना पे थी कि वो मुल्क से करप्शन को खात्मा कर देंगे। वो तो ये कहते थे, वो तो ये कहते थे, वो तो ये कहते थे, वो तो ये कहते थे। ठीक है, पॉइंट टेकन इमरान याकूब साहब, पॉइंट टेकन। मैं आप ही की बात को चाहूँगी थ्रो करूँ और जस्टिस साहिबा से पूछूं कि वाकई वो इस रिपोर्ट को क्रेडिबल समझती हैं। क्या वाकई नासरा साहिबा आपके नज़दीक ये रिपोर्ट क्रेडिबल है, इसको हम मान सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आदाद शुमार जो हैं वो किस बुनियाद पे इन्होंने इकट्ठी की हैं। आखिर कोई यहाँ पे ऐसे लोग उनके होंगे जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और उनके किस तरफ रुझानात हैं। अगर ये किसी ऐसी पार्टी के साथ उनके जो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं, तो वो गलत बात बताएंगे या वो नफ़ी में बात करेंगे। अगर वो इक़्तिदार वाली पार्टी के साथ ताल्लुक़ है तो वो उसको अच्छे तरीके से बताएंगे। अब कहाँ से उन्होंने कौन से रुझानात के लोगों के अंदाजे लिए हैं मुझे क्योंकि इल्म नहीं है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। जिस बात का इल्म ना हो ना उसके ऊपर कुछ भी ना कहना बेहतर है। अल्लाह जाने उन्होंने ये किस तरीके से नतीजा निकाला है, लेकिन नतीजा निकालने के लिए जो भी उनके पास थे वसाइल या जो भी रास्ते थे या जिन अफराद के साथ उनके ताल्लुकात थे, उनकी बुनियाद पर उन्होंने किया है। चले आप ये समझती हैं कि जब मालूमात नहीं हो किस बुनियाद पर है, वो 41 है। राइट और 2012 में 38 था। बिल्कुल। तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरीके से रिपोर्ट मुरतब की गई है वो मालूमात होना बड़ा ज़रूरी है। इमरान याकूब साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि असल में ना जैसा जो ये फरमा रही है मोहतरमा नासरा साहिबा, ये बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन शायद क्योंकि ये सेनेटर वलीद अब्बास की वालदा भी हैं, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, तो शायद ये हुकूमत के हवाले से उस तरह से बात करना भी नहीं चाह रही। लेकिन हर बंदे का हक है कि वो किस तरह से बात करना चाह रहा है। मैं एक बतौर सहाफ़ी के, मैं बतौर एक एनालिस्ट के ये समझता हूँ कि अगर हमें कोई भी रिपोर्ट आई है, किसी क्रेडिबल इदारे की आई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बहरहाल एक नाम है, तो हमें उसको इस संजीदगी से लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तनकीद के लिए नई तनकीद व इस्लाह के पहलू से लें। और अगर उसमें निशानदेही की गई है कि इसमें गई है तो हमें उसको कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम ये बहस शुरू कर दें कि ये पता नहीं क्रेडिबल है या नहीं या क्या है। हम पहले भी तो उसी इदारे की रिपोर्ट्स को क्रेडिबल समझते रहे हैं, कहते रहे हैं, और उसी रिपोर्ट्स की बिना पर तो हमारे हाफिज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम मीडिया में आके बहुत शोर मचाते रहे हैं कि देखिए ये रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो आज अगर उनके दौरे हुकूमत में ये रिपोर्ट आई है तो हमें उसको भी उस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ज़ाहिर है ये चीज़ें मद्देनज़र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो असल बात है वो ये है कि हुकूमत को अपनी चीज़ों पर नज़रसानी खुद करनी चाहिए, क्योंकि जो नारे और दावे हुकूमत ने अपने मंशूर में किए थे, तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में किए थे, अगर वो उनको पूरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उनके लिए आगे वोट लेना मुश्किल होगा, क्योंकि अवाम वैसी महंगाई की चक्कियाँ पिस रहे हैं। और जो आपकी ट्रांसपेरेंसी के दावे थे कि हमारी जो हुकूमत दौर हुकूमत होगा
उसमें करप्शन नहीं होगी, उसमें शफाफियत होगी, उसमें एहतसाब होगा और एहतसाब भी ऐसा कि सबके लिए होगा। तो ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो कानून है, मुल्क का कानून, उसमें जिस तरीके से हम बेहतरी की हमेशा बातें करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की जानिब जानी चाहिए और ख़वातीन का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। और ख़वातीन जिस तरह से मुल्क के हर शोबे में अपना नाम बना रही हैं, अपना नाम ऊँचा कर रही हैं और इस तरीके से ये शोबा जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक उन्होंने पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट की हल्फ उठाया और जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद का भी ये कहना था कि किसी को भी इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और ना ही क्रेडिट हम लेने देंगे क्योंकि वो अपनी अहलियत की बिना पर यहाँ तक पहुँची हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सिफारिश के तहत यहाँ नहीं पहुँची, अलबत्ता उनका नाम रिकमेंड ज़रूर किया गया था और गुज़िश्ता दिनों ही इसकी मंजूरी दी गई थी। और लाहौर हाई कोर्ट में 2012 में जज तैनात हुई थी, बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। और ख़ास तौर पे अगर बात करें टैक्स उमूर की बात करें, इंसानी हुकूक के उमूर की बात करें तो उसमें वो खासी दस्तरस रखती हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। नासिर साहिबा, मैं चाहूँगी आप कमेंट करें उनकी तैनाती के हवाले से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आयशा मलिक की तैनाती जो है, कल उन्होंने अपनी हल्फ उठाया है सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पे और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में कि 17 जजेस में एक खातून शामिल हुई हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत देर से हुई है। बाकी तमाम ममालिक जो हैं सार्क के, मसलन बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन तमाम ममालिक में हमारे यहाँ से पहले हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की ख़वातीन तैनात। और मैं समझती हूँ ये ज़रूरी है। देखिए, डाइवर्सिटी के लिए पाकिस्तान की आधी आबादी तकरीबन ख़वातीन पे मुश्तमिल है और ख़वातीन के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, तनाज़ात, जिनके लिए वो अदालतों में दादरसी के लिए आते हैं। तो यकीनन वहाँ पे अगर ख़ातून मौजूद हों तो वो उनकी बात को समझना ज़्यादा आसानी से कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है, तहम्मुल से सुनती हैं ख़वातीन बात, अपना जो है जहन उसको ऊपर अटैच करती हैं। और जस्टिस गुलजार साहब ने कल ये वाज़े तौर पे फरमाया कि हमने इनको इनकी जो है मेरिट पे लिया है और कोई इसमें मामले का अमल दखल नहीं है। और ये कहना कि जी सीनियरिटी यह है या नहीं है, हमारा आइन आर्टिकल 177 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की तैनाती जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, वो एलिवेशन नहीं होती। 160-70 जजेस पाकिस्तान में फ़र्क हमारी सूबाई जो हैं हाई कोर्ट उनमें है। तो हर बंदा तो वो बन नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का जज। तो उनमें जाहिर है कि उसी शख्स को ऊपर लेके जाया जाएगा या जो मेरिट पर होगा, जिसकी अहलियत होगी, जिसकी काबिलियत होगी। अब हमारे ये जो बिल्कुल आसिफ सईद खोसा साहब, ये भी कोई अपनी सीनियरिटी के हिसाब से नहीं हुए, ना ये जो थे साकिब निसार साहब, ये ना भी सीनियरिटी के हिसाब से हुए। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरिट की बुनियाद पर ये फैसले किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नहीं है जस्टिस रिटायर्ड नाज़िरा जावेद इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, नूर मुकद्दम केस की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे जिसमें एक अहम इजलास आज हुआ है और पुलिस की सरबराही में ना सिर्फ जो डीएनए की रिपोर्ट्स थी और दीगर शवाहिद थे वो आज जमा कराए गए, लेकिन हम बात करेंगे इस तमाम तर समात में जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, जो मशकूक हरकत और ड्रामेबाजियाँ वो करता रहा, ज़रा उसकी तफसीलात में देना ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। और ड्रामाई मोड़ जिसमें काफ़ी सामने आए, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र हर पेशी पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता रहा। 3 नवंबर 2021 पेशी पर अदालत में ऊँचा बोलना शुरू किया। मुल्ज़िम को कमरे अदालत से बाहर लाया गया। मुल्ज़िम ने पुलिस एहलकारों से हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई के नतीजे में थाना मारगला में मुल्ज़िम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वकील की जानिब से 8 दिसंबर 2021 को मुल्ज़िम को ज़हनी तौर पर बीमार करार दिया गया। इस्तदा की गई कि मुल्ज़िम के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्तदा की गई कि मुल्ज़िम के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाए। 5 जनवरी 2022 अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 17 जनवरी 2022 मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को कुर्सी पर बिठाकर अदालत में पेश किया गया। 20 जनवरी 2022 मुल्ज़िम स्ट्रेचर पर कमरा अदालत में पेश हुआ। 20 जनवरी 2022
अडियाला जेल हुकाम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और मुल्जिम जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट करार दिया गया। 24 जनवरी 2022 मुल्जिम जाहिर जाफर अपने पैरों पर चलकर अदालत आया। मुल्जिम कमन अदालत में गुनूदगी की हालत में जमीन पर बैठा रहा। गुज़िश्ता 4 समाअतों से पहले मुल्जिम साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बाल सवार कर अदालत में आया करता था। गुज़िश्ता 4 पेशियों के दौरान मुल्जिम के बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई थी। ये पूरी सूरत हाल रही नूर मुकद्दम कत्ल केस में, और कल जो समाअत हुई उसका अहवाल भी हमने आपको बताया। और आज के इजलास की सूरत हाल जानेंगे। नईम असगर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। नईम, आज जो अहम इजलास हुआ उसमें जो DNA की रिपोर्ट पेश की गई और दीगर रिपोर्ट्स पेश की गई, शहादतें पेश की गई, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त इस तरह सामने आई है कि गुज़श्ता समाअत पर जो तफ्तीशी अफसर के ऊपर जो जिरा की गई थी उसमें कुछ लकूना सामने आए। मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, जिस पर ID इस्लामाबाद ने एक इजलास तलब किया जिसमें जो पुलिस के आला अफसरान शरीक थे, और उसमें इस केस के हवाले से स्पेसिफिकली पूछा गया तफ्तीशी अफसर से भी, और उनसे ये पूछा गया कि क्या जब आपने तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिम के कपड़ों के ऊपर जो खून के निशानात हैं वो नहीं है, आपने ये कहा, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें ये बताया गया कि मुल्जिम ने चूंकि निकर पहनी हुई थी तो उसके ऊपर तो खून के निशानात मौजूद नहीं थे, ताहम उसकी जो शर्ट थी उसके ऊपर मौजूद थे। इसी तरह छुरी के जो वहां से वो चाकू बरामद हुआ उसके ऊपर मौजूद नहीं थे फिंगरप्रिंट। तो ये इजलास में ये बताया गया कि जो भी वहां से शवाहिद मिले थे उनको सील करके PFSA पंजाब फॉरेंसिक साइंस से एक रिपोर्ट आई, उसमें ये साबित हुआ कि जो चाकू था उसके ऊपर फिंगरप्रिंट सामने नहीं आए, ताहम जो उस चाकू का ब्लेड है उसके ऊपर ब्लड के जो खून के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा जो DNA करवाया गया उसमें यह भी बताया गया है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है कि जो मकतूला है उसके नाखूनों के अंदर जो मुल्जिम है उसका DNA पाया गया। तो इसमें यह बताया गया है, पुलिस की आज की जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि मुल्जिमा जो मकतूला थी उसने कत्ल से पहले हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस वक़ूए से बच जाए, अपनी जान को बचा लें, लेकिन और इससे यह साबित होता है कि मुल्जिमा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। यही वजह है कि उनके नाखूनों के अंदर जो मुल्जिम है उसके जो DNA के सैंपल्स वो मौजूद हैं। इसी तरह जो दीगर शवाहिद हवाले से भी जो है वो नहीं, ये सारे शवाहिद के अदालत में पेश किए गए थे। देखिए, ये जो शवाहिद हैं, ये DNA की जो रिपोर्ट है, ये जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, ये पहले से अदालत में मौजूद है। अब गुज़श्ता समाअत पर हुआ इस तरह के जो तफ्तीशी अफसर था उसके ऊपर जो मुल्जिम है उसके वकील ने जिरा की। तो जिरा के दौरान जो डिफेंस का वकील होता है, जो वकील दिफा होते हैं, वो अपने जो लैकूनाज होते हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और वो हाईलाइट करते हैं। तो ये वहां पे हुआ। तो अब अगली समाअत कब होनी है और क्या मजीद शवाहिद भी दिए जाएंगे पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या अब इस हवाले से क्या पुलिस कोई नई शहादत जमा करवाती है या नहीं करवाती। अब जो है तकरीबन गवाहान मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी गवाह जो थे वो तफ्तीशी अफसर थे। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। हम बात करें नूर मुकद्दम कत्ल केस की और अभी कल होने वाली समाअत और आज इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास की, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें वकील शौकत मुकद्दम, एडवोकेट शाह खावर साहब। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। सर, बिंग अ फैमिली, बिंग अ वकील, आप मुतमईन हैं जो समाअत अभी चल रही है और ख़ास तौर पर जिन ड्रामेबाजियों का जिक्र किया मैंने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की, उसको किस तरीके से लेके आप लोग चल रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा जो प्रोसिक्यूशन का केस है ये तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जितने भी इसमें जो शहादतें थी वो हमने बिल्कुल रिकॉर्ड करवा दी है, और जितनी भी फॉरेंसिक DNA टेस्ट, उसका कॉल डाटा और इसके अलावा CCTV जो रिकॉर्डिंग है वो सारी एग्जिबिट हो चुकी है। उसमें सिर्फ अभी जो तफ्तीशी अफसर हैं जिन्होंने तफ्तीश की है उन पे जिरा जारी है। वो 2 दिन तो उन पे जिरा हुई है, कुछ मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने भी उन पे जिरा कर ली है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि कल तक ये
हमारी प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो है वो डिफेंस को मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है केस। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस केस में आप लोगों को ना सिर्फ कामयाबी हासिल होगी बल्कि बहुत जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों का एक टाइम फ्रेम दिया था ट्रायल कोर्ट को, वो चूंकि 8 हफ्ते गुजर गए, उस दौरान जो है वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सका, तो फिर इसलिए उन्होंने 6 हफ्ते और दिए थे और वो 6 हफ्ते जनवरी के लास्ट वीक में जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए वो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जिन्होंने इसकी समाअत शुरू की हुई है, वो भी माइंडफुल हैं और वो मुझे उम्मीद है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा। शाखावर साहब, जो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, गो कि पुलिस का ये कहना है कि कई शवाहिद को ज़ाहिर जाफ़र ने मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो शवाहिद और तमाम तर रिपोर्ट्स आज इस इजलास में भी पेश की गई। आपके ख्याल में वो तमाम तर शवाहिद जो पुलिस ने इकट्ठे किए हैं वो इस केस में कितने मददगार साबित होंगे? देखिए, बहुत सारी शहादतें वहाँ से इकट्ठी हुई हैं। वहाँ पे जो है मौके पे जो फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए शहादतें वो इकट्ठी की गई, फिर वो DNA टेस्ट जो है वो भेजे गए, फिर जो रिकॉर्डिंग थी CCTV की उसका तकाबल करवाने के लिए जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया गया। तो DNA रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो साइंटिफिक बुनियादों पर जो सैंपल्स भेजे गए थे मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में, उनके जो है रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो चालान का हिस्सा हैं और ट्रायल का भी हिस्सा बन चुकी हैं। तो हमें पूरा इस पर यकीन है कि उनके जो मेन मुल्ज़िम है और उसके शरीक मुल्ज़िमान हैं, उनके गिर्द जो है वो बिल्कुल घेरा तंग है और तमाम शवाहिद जो हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं और बड़े ठोस सबूत हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ज़ाहिर जाफ़र जिस तरह की ड्रामेबाजियाँ कोर्ट में पेशी पर करता है और रिहैब से वो होकर भी आया, ये तमाम तर उसका माजी भी है, तो क्या आपको लगता है कि मुल्ज़िम ये एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को ज़हनी माजूर साबित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वो ज़हनी माजूर के लिए उन्होंने, उनके वकील साहब ने दरख्वास्त जो है वो ट्रायल कोर्ट को दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जब वकूआ हुआ तो उस वक्त भी वो ज़हनी मरीज था और उसके बाद अभी भी ज़हनी मरीज है। और वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकता और डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता। लेकिन उसमें फिर जो फाजिल जज हैं उन्होंने उस पर मुफस्सल ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि ये चूँकि हमारे सामने पेश होता रहा है ट्रायल के दौरान, और जब उस पर चार्ज फ्रेम हुआ तो उसने तो बल्कि चार्ज में मुख्तलिफ शिकें जो थी, जो मुख्तलिफ दफात लगाई थी, उनके बारे में क्लैरिफिकेशन कोर्ट से हासिल की। फिर उसने जो सेहत जुर्म से इनकार किया। तो और इसके अलावा ये भी है कि उनके जो दरख्वास्त थी उसमें उसकी कोई पुरानी ज़हनी मरीज होने की कोई हिस्ट्री भी नहीं थी। तो इसलिए बहस ये कह देना कि कोई ज़हनी मरीज है वो ऐसी जो है वो मतलब उसकी दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती और उनकी ऑलरेडी वो दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। तो अभी भी वो जो कुछ कर रहा है उसका ट्रायल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ट्रायल जो है वो बिल्कुल जारी है। उसमें ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील है वो ट्रायल में शरीक होते रहे हैं और जितने गवाहान आते रहे हैं उन पर जिरा भी करते रहे हैं। तो वो ऐसी किसी भी हरकत से जो मेरिट्स ऑफ द केस है, ये ट्रायल है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और ये हमारी भी दुआ है कि इस केस का फ़ैसला यकीनन नूर मुक़द्दम के हक़ में आए और ज़ाहिर जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा भी हो। अच्छा, क्योंकि आपकी मौजूदगी करते हुए आप मारूफ माहिर कानून दान हैं शाखावर साहब, तो मैं उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से भी आपसे बात करना चाहती हूँ। उस्मान मिर्ज़ा एक हाई प्रोफाइल केस जिसमें वज़ीर आज़म ने इस केस का नोटिस लिया, फिर रियासत मुद्दई बनी, ये केस आगे बढ़ा, लेकिन अब इस केस में जो मुतासरा लड़का और लड़की हैं वही अपने बयान से मुनारिफ हो गए। और ख़ास तौर पे इस तरह के केसेस में जब बयान से मुनारिफ हो जाएं मरकज़ी लोग, जो केस से जो मुतासरा लोग होते हैं, तो फिर उस केस की हैसियत क्या रह जाती है या फिर वो केस कितना जानदार रह जाता है? देखिए, जब कोई मुद्दई या जो विक्टिम्स होते हैं किसी भी केस के, वो अगर जो मुल्ज़मान हैं उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं या ऐसी शहादत देते हैं जिससे कि वो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था वो गलत साबित होता है या उसमें शकूक व शुबात पैदा होते हैं, तो यकीनन उसका फ़ायदा जो है वो तो मुल्ज़मान को पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि लग ये रहा है कि उन दोनों जो विक्टिम्स थे उन्होंने किसी दबाव के तहत उन पर दबाव डाला गया होगा मुल्ज़मान की तरफ से, या उनको किसी तरीके से कोई जो है वो इंड्यूसमेंट की होगी उनको, तो इस वजह से वो जो है अपने बयानात से मुनारिफ हो गए।
ये एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी का एक अलमिया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो ताकतवर हैं, जो बालादस्त हैं, जिनके पास वसाइल हैं, उनके सामने कोई भी शरीफ इंसान खड़ा नहीं होता। और ख़ास तौर पे उनको अगर ये धमकी दे दी जाए कि अगर आपने शहादत हमारे खिलाफ दी और हमें अगर सजा हो गई तो उसका आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे कानून में जो विक्टिम्स हैं या जो गवाह हैं, उनके प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसी आपने देखा होगा कि अक्सर मुकदमात में जो विक्टिम्स होते हैं वो फिर ऐसी स्टेटमेंट्स दे के दबाव के नतीजे में वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसका फायदा मुलजमान को। अच्छा, लेकिन शाखावर साहब देखें, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है ना कि स्पीडी ट्रायल ना होना, ज़ाहिर बहुत सी स्पेशल कोर्ट्स का भी जिक्र किया गया, ये भी कहा गया कि हाई प्रोफाइल केसेस को वहाँ राउट करना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में जब स्पीडी ट्रायल नहीं होता, फौरी फैसला नहीं आता, इसका फ़ायदा मुलजमान उठाते हैं और इस तरह की जो फैसले हैं फिर वो देखते हैं, हम आते हैं कहीं जो मुतासरा लोग होते हैं वो दबाव में आकर बयानात अपने बदल लेते हैं। तो आप समझते हैं कि एक वजह ये भी है कि फैसला ना होना, देर से होना, स्पीडी ट्रायल ना होना? जी बिल्कुल, इसमें तो मुलजमान को फायदा पहुंच सकता है कि जितना ट्रायल डिले होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक जस्टिस में रश भी नहीं कर सकते कि आप जो जवाबित हैं उनको फॉलो ना करें और जो मुलजमान को जो उनके दिफा का मौका है वो ना दिया जाए। ये भी मैं समझता हूँ कि किसी भी शहरी का बुनियादी हक है कि उसको हक के दिफा दिया जाए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जितना ये तवालत पकड़ेगा तो उसमें जो गवाहान हैं उनके मैनेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, शहादतें जो हैं वो ज़ाया होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इससे ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब ये भी एक मसला है कि हमारे जो अदालतें हैं या जो जज साहिबान हैं उनकी तादाद जो है जितने मुकदमात हैं उनसे उसके तनासुब से बहुत कम है। और चूंकि एक जो फाजिल जज हैं ट्रायल कोर्ट के, उनको बहुत सारे मुकदमात जो है साइमल्टेनियसली उनका ट्रायल करना पड़ रहा होता है, तो फिर उनको मैनेजमेंट करनी होती है। ये नहीं हो सकता कि एक केस को रोजाना की बुनियाद पर वो सुने। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं कुछ जिसकी वजह से ट्रायल्स में देर हो जाती है। तो फिर ये उस्मान मिर्जा केस को आप कैसे देखते हैं, इसकी क्या हैसियत है? और ख़ास तौर पे जब रियासत मुद्दई बन जाए तो फिर इस केस में आपको कुछ जान नजर आती है? देखिए, ऑलमोस्ट हर दूसरा केस जो है उसमें बेशक कोई मुद्दई भी हो, लेकिन वो रियासत उसको प्रोसिक्यूट करती है। तो तकरीबन हर दूसरा केस जो है वो रियासत प्रोसिक्यूट करती है उसको। लेकिन अब उसमें बुनियादी बात ये है कि जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने तगीस है, जो कंप्लेनेंट्स हैं, अगर वो भी ऐसी शहादत दे दें कि जिससे उनका इल्जाम जो है वो साबित ना हो सके या मुल्जमान का जो, तो फिर जाहिर है जो फायदा है वो मुल्जमान को पहुंचता है। एडवोकेट हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाजरीन, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।